क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपने तेल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शख्स अपनी ही जमीन पर गेहूं उगाए, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां जो कुछ नजर आता है, हकीकत अक्सर उसके बिल्कुल उलट होती है। हर साल चाइना से लाखों कंटेनर्स अमेरिका तो पहुंचते हैं, लेकिन आखिर उन्हें वहां कचरे में क्यों फेंक दिया जाता है? और इसी सब के बीच ईरान बोइंग 777 जैसे बड़े विमान आखिर क्यों और कैसे स्मगल करता है? अजब गजब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि हर वक्त समंदर में लगभग 3 लाख के करीब शिप्स मौजूद होती हैं? इनमें ऑयल से भरे ऑयल टैंकर्स, एलपीजी और एलएनजी कैरियर्स, टग बोट्स, पैसेंजर शिप्स और वो कंटेनर शिप्स शामिल हैं, जिनकी बदौलत दुनिया की इकोनॉमी का पहिया घूमता है। ग्लोबल ट्रेड का करीब 90% हिस्सा समुद्री रास्तों से गुजरता है और अंदाजा है कि हर गुजरते मिनट हजारों कंटेनर शिप्स समंदर में सफर कर रही होती हैं। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की मदद से इन्हें आज रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है, और अगर आप मैरीन ट्रैफिक या वेसल फाइंडर जैसी वेबसाइट्स पर जाएं, तो पूरा समंदर आपको छोटी छोटी रोशनी से भरा हुआ दिखाई देगा। हर लाइट दरअसल एक जहाज है जिस पर लाखों डॉलर्स का सामान लोडेड होता है। इन कंटेनर शिप्स में से ज्यादातर वेसल्स वही हैं जो चाइना से निकलती हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि हर वेसल में एवरेज 5000 कंटेनर्स होते हैं, तो इस हिसाब से करीब 4 करोड़ कंटेनर्स हर वक्त ओशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारे कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन्स तक लगभग हर चीज कभी ना कभी इन्हीं कंटेनर्स में ट्रैवल करके हम तक पहुंची है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक तरफ से सामान आया और दूसरी तरफ से खाली कंटेनर वापस चला गया, पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। हमारी दुनिया का ट्रेड बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। चाइना दुनिया को इतना ज्यादा माल बेचता है कि उसके पोर्ट से भरे हुए कंटेनर्स का सैलाब निकलता है। अगर सिर्फ 2023 की बात करें तो चाइना का ट्रेड सरप्लस 823 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। यानी उसी साल चाइना ने 3380 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया और 2557 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट किए, और इसी फर्क की वजह से 823 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस बचा। मसला तब शुरू होता है जब चाइना से निकले हुए कंटेनर्स अमेरिका या यूरोप तक पहुंचते हैं। जहां चाइना का सरप्लस 823 बिलियन है, वहीं पूरे यूरोप का मिलाकर सिर्फ 41 बिलियन है, मतलब चीन से करीब 95% कम। पर जब यही कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं तो यहां तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी यहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस बराबर नहीं है। अमेरिका इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। इसका मतलब है कि यहां कंटेनर्स ज्यादा आते हैं, लेकिन वापस भेजने के लिए उतना सामान मौजूद नहीं होता। यूएस पोर्ट्स पर आने वाले कंटेनर्स में से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं। अब सवाल उठता है कि बाकी 60% कंटेनर्स जाते कहां हैं? आपको लग सकता है कि ये कंटेनर्स खाली ही वापस लौट जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंटेनर्स पूरे अमेरिका में जंक यार्ड्स में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक खाली कंटेनर को वापस चाइना भेजने में लगभग $3000 का खर्च आता है, और इसके अलावा ये खाली कंटेनर जहाज में वह जगह घेर लेता है जिसमें एक भरा हुआ कंटेनर रखा जा सकता है, जिसमें लाखों डॉलर का सामान होता है। यही वजह है कि चाइना को $3000 के यूज्ड कंटेनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वही कंटेनर चाइना करीब $2000 में नया तैयार कर लेता है। हर साल लगभग 25 लाख नए कंटेनर्स बनाए जाते हैं, जबकि पुराने कंटेनर्स की भी कोई कमी नहीं है। अब सवाल उठता है, यूएस और यूरोप में फंसे हुए इन खाली कंटेनर्स का आखिर क्या होता है? इनमें से बहुत से कंटेनर सस्ती स्टोरेज के लिए बेच दिए जाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होते हैं। आजकल तो इन्हीं कंटेनर से घर और ऑफिस भी बनाए जा रहे हैं, और जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो इन्हें पिघला दिया जाता है, क्योंकि एक कंटेनर में लगभग 2 टन स्टील होता है। अगली बार जब आप किसी पोर्ट के पास से गुजरें और स्टील के कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर ऊंचाई तक स्टैक देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ धातु के डिब्बे नहीं हैं। ये दुनिया की बिगड़ी हुई इकोनॉमी की एक अनकही कहानी है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, फिर भी वह अपना ही तेल पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? अगर दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इस वक्त ऑयल प्रोडक्शन में अमेरिका नंबर 1 है।
इतना ऑयल निकालने के बावजूद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है, यानी वह अपना ऑयल बेच देता है और अपने इस्तेमाल के लिए दूसरे देशों से खरीदता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े राज छुपे हैं। सबसे पहला कारण है तेल की केमिस्ट्री का फर्क। हर तरह का तेल एक जैसा नहीं होता। अमेरिका की जमीन से जो तेल निकलता है उसे लाइट क्रूड ऑयल कहा जाता है। यह हल्का होता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब यह आसानी से बहता है। लेकिन असली समस्या यहां शुरू होती है। अमेरिका की ज्यादातर पुरानी रिफाइनरीज हेवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी, यानी रिफाइनरी एक तरह के तेल के लिए बनी है और जमीन से निकल रहा है दूसरी तरह का ऑयल। ये रिफाइनरीज उस दौर में बनाई गई थीं जब अमेरिका मेक्सिको और वेनेजुएला से गाढ़ा ऑयल मंगवाता था। अब अगर अमेरिका अपना हल्का ऑयल प्रोसेस करना चाहे तो उसे पूरी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। इस बदलाव पर खर्च आएगा $200 बिलियन से भी ज्यादा। इतना बड़ा खर्च करने के बजाय अमेरिका अपना लाइट ऑयल दुनिया को महंगे दामों पर बेच देता है और बाहर से हेवी क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर खरीद लेता है। लेकिन सिर्फ ऑयल की केमिस्ट्री ही अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर नहीं करती। दूसरी वजह है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम। अमेरिका में ऑयल निकलता है कहीं और रिफाइनरीज मौजूद हैं बहुत दूर। मिसाल के तौर पर टेक्सास में ऑयल का विशाल भंडार है, लेकिन वहां से न्यूयॉर्क या ईस्ट कोस्ट तक ऑयल पहुंचाने के लिए काफी पाइपलाइंस मौजूद नहीं है। कैलिफोर्निया की हालत और भी अलग है। वह लगभग एक ऑयल आइलैंड बन चुका है। पाइपलाइंस की कमी की वजह से उसे करीब 70% ऑयल बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। वैसे तो ये दोनों वजहें ही काफी थीं, लेकिन ताबूत में आखिरी कील जोन्स एक्ट ने ठोंकी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिकी सोल्जर्स और सामान को समंदर पार ले जाने में एक बड़ी समस्या सामने आई। अमेरिका के पास अपने इतने शिप्स नहीं थे जो अपने सोल्जर्स को दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा सकें। मजबूर होकर उन्हें दूसरे देशों के शिप्स और सेलर्स की मदद लेनी पड़ी। लेकिन यहां एक नया खतरा पैदा हो गया। अगर कभी उन्हीं दोस्त देशों से जंग हो जाए तो क्या होगा? उस वक्त अमेरिका के पास अपने ट्रेन्ड सेलर्स और शिप्स ही नहीं होंगे जो उसके सोल्जर्स को मूव कर सकें। इस समस्या का एक ही हल था, अमेरिका की अपनी मर्चेंट मरीन शिप्स हों जो सामान्य दिनों में कार्गो ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें वॉर मोड में कन्वर्ट किया जा सके। इसी सोच के साथ सेनेटर वेस्ली जोन्स ने एक बिल पेश किया। इस कानून के मुताबिक अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान भेजने के लिए जरूरी है कि शिप भी अमेरिकन हो और उसका क्रू भी अमेरिकन हो। अब क्योंकि अमेरिका में समुद्री जहाज बनाना चाइना के मुकाबले लगभग 3 गुना महंगा पड़ता है और वहां सेलर्स की सैलरी भी ज्यादा होती है, ये कानून उल्टा उसी के गले पड़ गया। टेक्सास से न्यूयॉर्क तक ऑयल पहुंचाने के लिए अमेरिका के पास गिनती के कुछ ही शिप्स बचे हैं और उनका किराया इतना ज्यादा है कि एक बैरल ऑयल पर करीब $5 अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। इसी वजह से अमेरिकन रिफाइनरीज को यह ज्यादा सस्ता लगता है कि वे अपना ऑयल इस्तेमाल करने के बजाय बाहर के देशों से ऑयल मंगवा लें। सोचिए, एक ऐसा कानून जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही धीरे धीरे उसे अंदर से कमजोर कर रहा है। यही वे अजीब वजहें हैं जिनकी वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद दूसरों पर निर्भर है। अब अगर अमेरिका की इस निर्भरता से हटकर ईरान की मजबूरी की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर कई सालों से सैंक्शंस लगा रखे हैं। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान ना तो अमेरिका से और ना ही उसके दोस्त देशों से कोई चीज सीधे खरीद सकता है और ना ही उन्हें बेच सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान की महान एयर में आपको अमेरिकन और यूरोपियन एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट नजर आएगी। तो सवाल उठता है, आखिर ईरान बोइंग 777 को कैसे हासिल करता है? साल 2024 और 2025 में ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसके पास अचानक 5 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट दिखाई दिए। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की प्लानिंग थी। ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड मौजूद है और ईरान की नजर काफी समय से उसी जगह पर टिकी हुई थी। वहां सिंगापुर एयरलाइंस के 5 पुराने लेकिन अब भी इस्तेमाल के काबिल बोइंग 777 एयरक्राफ्ट खड़े थे। ईरान सीधे इन एयरक्राफ्ट को खरीद नहीं सकता था। तभी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी आयरन एविएशन के जरिए इन एयरक्राफ्ट की खरीदारी की गई। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट को चाइना ले जाया गया। वहां से इन्हें माडागास्कार की एक फर्जी कंपनी ऊडन एविएशन को बेच दिया गया। असल में इन कंपनीज का कोई असली वजूद नहीं था, वे सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं ताकि यूएस की नजरों से बचा जा सके।
जैसे ही ये एयरक्राफ्ट मडागास्कर के फ्लैग के तहत रजिस्टर हुए, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा कंट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद इन्हें कैम्बोडिया ले जाया गया। कैम्बोडिया ऐसा देश है जहां एविएशन रूल्स उतने सख्त नहीं माने जाते। वहां ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। फिर जुलाई 2025 में इन एयरक्राफ्ट ने कैम्बोडिया से केन्या जाने के लिए फ्लाइट प्लान फाइल किया। दिखाया गया कि ये केन्या मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन असली मोड़ तब आया जब ये अफगानिस्तान की एयर स्पेस में पहुंचे। वहां मॉनिटरिंग काफी कमजोर मानी जाती है और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट उस इलाके में दाखिल हुए, उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए। रेडार से गायब होने के बाद ये एयरक्राफ्ट केन्या जाने के बजाय अपना रास्ता बदल देते हैं और सीधे ईरान के अलग अलग शहरों जो चबाहार, जाहेदान और मशहद में लैंड कर जाते हैं। जब तक दुनिया को समझ आता, ये 5 बोइंग 777 ईरान की महान एयर की फ्लीट का हिस्सा बन चुके थे। अब अमेरिका कुछ खास नहीं कर सकता था, क्योंकि बेचने और खरीदने वाली सारी अमेरिकन कंपनीज फर्जी नामों पर रजिस्टर्ड थीं। आज महान एयर के पास करीब 50 से 60 एक्टिव एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर एयरबस हैं, लेकिन 7 अमेरिकन कंपनी बोइंग के एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट दूसरे देशों में लैंड भी करते हैं और उनकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इन्हें सीधे रोक नहीं सकता, क्योंकि शिकागो कन्वेंशन लॉ के मुताबिक जब तक 2 देश आपस में जंग की हालत में न हो, कोई भी देश सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें लैंडिंग से मना कर सकता है। हालांकि सैंक्शंस की वजह से कई देश महान एयर की फ्लाइट्स को रिफ्यूलिंग की इजाजत नहीं देते, और अगर यूरोप या अमेरिका के दोस्त देश ईरानी एयरलाइन को अपनी एयर स्पेस से रोकते हैं, तो जवाब में ईरान भी उनके एयरक्राफ्ट के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उम्मीद है अजब गजब की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।